हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 4। ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 8 है, सिनेमाई विचलन। ठीक है। जिनके पास भी मीडियन हिस्ट्री का बुक है, सब्जेक्ट है मीडियन हिस्ट्री का, वो सभी उन सब के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है, यूनिट 4 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, सिनेमाई विचलन। इसमें हम देखना है कि सिनेमा का कैसे जो जो वो स्टार्ट हुई थी और स्टार्टिंग से लेके अब तक उसमें क्या क्या चेंज आए हैं। ठीक है ना। इसमें पूरे में यही है कि उसके जो चेंजेस हैं कैसे पता चलेंगे, कैसे दिखने हैं हमें। पूरे चैप्टर में यही है बस। तो शुरू करते हैं। 20वीं सदी के पहले दशक में फिल्मों को उन लोगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था जिन्हें यात्रा कर रहे शोमैन कहा जाता था। आपको पता है स्टार्टिंग में जो पिक्चर्स जो रिलीज होती थी ना, तो उनको तंबुओं में दिखाया जाता था। तंबू के अंदर पूरा मतलब सिनेमा हॉल एक छोटा सा वो ऐसे तंबू होता था जो जगह जगह पे लगता था। वो स्थायी नहीं होता था, अस्थायी होता था वो। ठीक है ना। तो जो उन लोगों को जो वो लगाते थे ना, उनको बोलते थे शो मैन। ठीक है ना। शो कर रहे हैं, शो मैन। ठीक है। तो वह लोग अपने फिल्मों को अस्थायी तंबू में प्रदर्शित करने के लिए पूरे देश में यात्रा करते थे। वो इधर उधर घूम घूम के जो है अपना पूरा टेंट और वो सब लगवाते थे और उसमें जो पिक्चर का प्रकाशन करते थे, जो अंततः सिनेमा घर नामक स्थायी संरचना द्वारा बदल गया। और अब क्या है, अब वो एक सिनेमा घर नाम की एक स्थायी संरचना है। सिनेमा हॉल्स होते हैं, अब वो स्थायी है, अब कोई तंबुओं में नहीं लगाता। राजा हरिश्चंद्र की भारी सफलता ने फाल्के की बाद की फिल्मों का मार्ग प्रशस्त करने के साथ यह भी सुनिश्चित किया कि अगले कुछ वर्षों तक पौराणिक शैली की फिल्में भारतीय सिनेमाई दृश्य पर हावी रहीं। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, राजा हरिश्चंद्र की जो फिल्म आई थी फाल्के साहब जी की, तो उसमें जो फाल्के साहब जी की फिल्म थी ना, तो वो पौराणिक शैली की थी। तो उसने क्या करा, क्योंकि वो इतनी चली थी, तो उसने ये सुनिश्चित कर दिया था कि अभी कुछ वर्षों तक तो पौराणिक फिल्में ही छाने वाली हैं। ठीक है ना। जो एक फिल्म फेमस हो जाए तो वही होता है। अब जैसे एक्शन मूवीज़ आती है अब के टाइम में, एक्शन मूवीज़ और एक विलन और एक हीरो, इस टाइप्स की मूवीज़ होती हैं, वो फेमस रहती है। अब सबको पता है इसी तरह की मूवी जो चलेंगी, और पहले ही इस तरह की। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त अत्यधिक स्टंट और एक्शन के साथ साथ ऐतिहासिक रोमांस ने भी स्थिर प्रगति की। इन फिल्मों ने स्त्री की पवित्रता के साथ साथ क्षेत्रीय देशभक्ति के बलिदानों को महत्व देकर उनका सम्मान किया। कैसी कैसी पिक्चर थी स्टार्टिंग में, पहले पौराणिक शैली की फिल्में आई, उसके बाद स्टंट की आने लगी, एक्शन मूवी, स्टंट मूवीज, रोमांस और स्त्री की पवित्रता। आपको पता है ना, एक लड़की की मतलब जैसे शैली उसमें दिखाते थे कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक विलन होगा, और ऐसे इस तरह की मूवीज़, देशभक्ति की और बलिदान की मूवीज़, ये सब आने लगी थी स्टार्टिंग में। स्टंट फिल्मों की एक और शैली बनी जिसने दर्शकों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। अब इनमें सबसे जो फेमस हुई वो पौराणिक फिल्मों के बाद स्टंट फिल्में। ठीक है। भारत में द थीफ ऑफ बगदाद की अभूतपूर्व सफलता ने फिल्मों का एक नया स्वरूप आया, जो नायक और खलनायक, अच्छे और बुरे के बीच प्रतिद्वंद्विता पर केंद्रित था। अब फिर एक एक पिक्चर आई, द थीफ ऑफ बगदाद। ठीक है ना। इसमें क्या था, एक नायक होगा, एक खलनायक होगा, और ये पूरे जो इनकी इन्हीं के बीच में जो लड़ाई है, इन्हीं की प्रतिद्वंद्विता पर ये केंद्रित है। इनके बीच में जो लड़ाई होती है इन सब पे। फिर जासूसी से लेकर सामाजिक रोमांस, सामाजिक समस्याओं तक उपशैली की एक शाखा श्रृंखला शामिल थी, और नायक को सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में चित्रित किया, जिसने मुद्दों की विस्तृत विविधता को संबोधित किया, चाहे वह सुधार का भेष धारण करना हो या आदर्श परिवार, अंतरजातीय विवाह जैसी सामाजिक समस्याएं हो। फिर क्या हुआ, जासूसी पिक्चर आने लगी, एक वही हीरो होने लगा, एक इंसान हीरो था, उसने कैसा आदर्श फैमिली होनी चाहिए, इंटरकास्ट मैरिजेस, इस तरह की रोमांस फिल्में, इस तरह की स्टंट फिल्में, और इस तरह की फिल्में जो थी उस टाइम पे आने लगी। एक वो होता है ना, पुराने ज़माने की कैसे होती है कि जो बेटा होता है वो माँ का लाडला होता है, और वो एक आदर्श होता है, उसको अपनी बहन की शादी करानी होती है। इस तरह की जो स्टोरीज होती थी ना, और पूरी सामाजिक घटनाओं पर केंद्रित होती थी। एक लाला साहब होता था जो उन्हें कर्ज में डुबा देता था, फिर वो जो हीरो होता था वो बहुत कमा के अपनी फैमिली को कर्ज से निकालता था। इस तरह की स्टोरीज। ठीक है ना। तो इस प्रकार फिल्मों की विभिन्न शैलियों ने अपने पवि प्रवृत्ति के साथ दर्शकों को अलग अलग बांटा। ठीक है। अब कैसे अलग अलग प्रवृत्ति के साथ हो गया था, इतनी फिल्में थी, किसी को रोमांस फिल्में पसंद आ रही थी, तो किसी को स्टंट फिल्में, किसी को एक्शन, किसी को देशभक्ति, सबको अलग अलग है। ठीक है ना। जैसे आपको भी कोई अलग फिल्में पसंद होगी और किसी को कोई अलग फिल्में, किस अलग तरह की। ठीक है। अलग शैली की। जब पहली भारतीय टोकियाला माला रिलीज हुई, तो प्रश्न उठा कि भाषा क्या होगी जिसने कि विभिन्न लोगों तक पहुंच हो सके।
तो पहली आपको पता है टॉकी मतलब बोलने वाली फिल्म जो थी आला मारा थी, इंडिया फर्स्ट टॉकी फिल्म जो थी आला मारा थी, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ था, अब ये वो थी कि इसकी भाषा क्या होगी, बोलने वाली तो भाषा क्या रखें, क्योंकि आपको पता है पूरे भारत में तो विविधता इतनी है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऐसी कौन सी भाषा चुने जो सब लोगों को समझ में आए। तो टॉकीज़ में गीतों की बहुतायत भी देखी गई। जब टॉकीज़ फिल्में आई तो गीतों की भी बहुतायत देखी गई कि गीत गाने सॉन्ग्स डांस इस तरह की जो संगीतमय नाटक थे ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। और ये अभी तक हमारे जो फिल्म है ना उसकी एक विशेषता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स और डांस ये सब होता है, आपको पता है। और फिर आया सेंसरशिप। भारतीय फिल्मों को अपनी स्थापना के समय से ही औपनिवेशिक सेंसरशिप के कड़े नियमों को से गुजरना पड़ा। ये भी है साथ में, मतलब स्टार्टिंग में ही से ही उसका जो स्टार्टिंग थी उसमें उसको इतने सारे जो है बंदिशें देखने को मिली, इतनी सारी चीज़ें जो उसको रोक रही थी, ठीक है। तो आज़ादी के बाद 1980 के दशक तक का सिनेमा, आज़ादी से लेके मतलब 1950 से 1980 तक का सिनेमा, ठीक है। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले 3 दशकों में सिनेमा को राष्ट्रीय संस्कृति बनाने का एक साधन माना गया था। तो स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे, राष्ट्रीय संस्कृति मतलब ये जो फिल्म होंगी ना ये हमारी राष्ट्रीय संस्कृति को दिखाएंगी। आजकल नहीं है इस तरह से, पर पहले के टाइम पे जो सोचा था कि ये हमारी संस्कृति को दिखाएंगे, वो हमारी संस्कृति को भी दिखाती थी। एक आदर्श बेटा जो पूरे सबकी मदद करता है, और एक नायक होता है जो पूरे समाज की पूरे उसकी भला करता है, इस तरह का ही था ना ये हमारा आदर्श तो था। सबके अंदर जो है नैतिकता का भाव है, ये सब हमें यह स्वतंत्र भारत की एक सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महबूब खान की मदर इंडिया में दिखाई देता है, कि जिस फिल्म को आर्थिक विकास और प्रगति के नेहरूवादी मॉडल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वर्णित किया गया था। फिर आई वो क्या कहते हैं मदर इंडिया, ठीक है ना। मदर इंडिया पिक्चर आई तो इसने क्या किया था, नेहरूवादी मॉडल को प्रदर्शित किया था। ये उसकी तरह से ब्रांड एम्बेसडर, आपको पता है ना ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, मतलब कि जिसको देख के ही आपको पता चल जाए कि हाँ ये इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, उस तरह से। तो मतलब उसको देख के ही आपको मदर इंडिया को पिक्चर को देख के आपको चलेगा ये नेहरूवादी, आपको पता ही है ब्रांड एम्बेसडर किसे होते हैं। बहुत सारे हीरोज जो बहुत सारी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। तो स्वतंत्र भारत में इस दशक की फिल्में आशावाद और विश्वास की भावना से भरी थी। ऐसी फिल्में जिन्होंने जाति विहीन, धर्म विहीन और वर्ग विहीन समाज के गांधीवादी आदर्शों को दूर किया और नेहरूवादी मॉडल को अपनाया। तो इसमें क्या था, गांधीवाद के आदर्श को दूर किया, जैसे जाति विहीन, धर्म विहीन, वर्ग विहीन के जो थे गांधीवादी आदर्श उनको दूर करा थोड़ा, और नेहरूवादी मॉडल को अपनाया था इन्होंने, ठीक है, पिक्चर्स में। फिर 1962 के चीन भारत युद्ध में भारत की हार ने पिछले दशक का आशावादी कमज़ोर हो गया था। इस दशक की लोकप्रिय फिल्में प्रेम कहानियों तक ही सीमित रही। तो जो 62 तक था, अब है 1950 से 1962, आपको पता है चीन भारत का युद्ध हुआ था इसमें। तो इसमें आशावादी जो है ना वो कमज़ोर हो गया था, और लोकप्रिय फिल्में प्रेम कहानियों तक ही सीमित रह गई थी, ठीक है। फिर है फिर है अब शहर और गांव से अधिक सुदूर विदेशी स्थानों पर स्थानांतरित हो गए और अदालत और पुलिस को हाशिए पर धकेल दिया गया। अब क्या हुआ, अब पिक्चर्स का थोड़ा रुख बदला। अब गांव कस्बों, आपको पता है पहले की पिक्चर गांव कस्बों की होती थी, एक गांव होता था, मुझे उसमें घर भी कच्चे दिखाए जाते थे। फिर बीच बीच में जो पिक्चर्स थी वो एक शहर की तरफ शिफ्ट हो गई, कि एक गांव वाला इस शहर में आया, इस तरह की पिक्चर भी हो गई थी, और शहर की जो वो थी वो जो शैली थी वो अपनाने लगे थे, ठीक है ना। गांव के सुदूर से लेकर विदेशी स्थानों पर स्थानांतर हो गए, कोई विदेश भी जा रहा था इस तरह की। तो कैसे अदालत पिक्चर पुलिस इन सब के हाशिए पर धकेल देगा, अभी इनका रोल भी थोड़ा बढ़ने लगा था। 70 और 80 का दशक तीव्र राजनीतिक उथल पुथल का काल था। इसमें 1950 से 1980 तक का पूरा वो दिखाया गया, तो इसमें साल भी बांट दिए, जैसे कि 1950 से 60 तक की कैसी कहानियाँ थी, 70 से 80 तक की कहानियाँ कैसी थी, ठीक है ना। तो 70 से 80 दशक की कहानियाँ थी तीव्र राजनीतिक उथल पुथल, जिसमें 1970 का भारत पाक युद्ध भी शामिल है। अब इसमें भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें आपको पता है चीन भारत का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप, आपातकाल के दौरान संविधान का निलंबन, इसके बाद अशांति और हिंसा की अवधि भी शामिल है। इस समय यही सब हुआ था, आपातकाल लग गया था, 1977 में आपातकाल लगा था, और भ्रष्टाचार आरोप ये सब चल रहा था बहुत ज़्यादा। अहमद के अनुसार सलीम जावेद की फिल्मों के माध्यम से बच्चन रोमांटिक स्टार छवि की सीमाओं को पार करने लगे। तो अहमद की जो वो थे निर्देशन, मतलब कि वो प्रोड्यूसर, एक तरह से उनकी जो थी सलीम जावेद की फिल्में थी। बच्चन आपको पता ही है, अमिताभ बच्चन उनकी बात हो रही है, तो रोमांटिक स्टार छवि की तरह वो दिखे।
फिर हुआ मोह भंग करने वाले कामकाज वर्ग के पुरुष, ठीक है ना, दर्शकों की चिंताओं और इच्छाओं से सीधे अपील करने में सक्षम रहे। ये कैसे एक रोमांटिक छवि वाले पुरुष, इनकी आपको स्टोरीज पता होंगी, इनकी पिक्चर्स की स्टोरीज कैसी होती हैं, वही सब है। और इन जो दर्शकों की इच्छाएं और अपील थी उनको पूरा किया था एक तरह से, मतलब उनकी जो उस पर थे, खरे उतरे थे। फिर एंग्री यंग मैन आया, ठीक है ना, एंग्री यंग मैन, सनी देओल को बोला जाता है, सलमान खान, इन सबको एंग्री यंग मैन, ठीक है, जैसे अन्य बाहुबली नायकों के लिए जगह बनाई। फिर 90 के दशक में, अब है 90-80 तक हो गया, अब 90 का दशक, 90 के दशक में इसे शाहरुख खान की, और 90 के दशक में शाहरुख खान की रोमांटिक डायस्फोरिक प्रस्तुति से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अब इतनी तरह के हीरो आपको पता है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, ये सब आपको पता है। तो इन सब के अलग अलग आपको पता है, इन सब की जो शैलियाँ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, सबकी अपनी अलग 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 एक तरह से। फिर आया उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण का युग, ठीक है, एलपीजी जो था उसके बढ़ते प्रभाव के अंदर भारतीय सिनेमा में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस ये जो पॉलिसी थी ना, इससे बहुत बदलाव हुए थे, क्योंकि इसमें वैश्वीकरण को जोड़ा गया था, निजीकरण को जोड़ा गया था, मतलब जो संस्थाएं थी वो निजी हाथों में भी दी गई थी, और वैश्वीकरण को अपनाया गया था, विशेषकर जब इसके उत्पादन, वितरण और प्रदर्शन में बदलाव की बात आती है। और जब वैश्वीकरण को अपनाया गया तो उत्पादन, वितरण भी अब पूरे वैश्विक स्तर पर होगा, प्रदर्शन भी हर जगह पे दिखाए। अब पता है भारतीय फिल्में सिर्फ भारत में ही दिखाई जाती है, और भी जगह दिखाई जाती है। तो वैश्वीकरण को हमने अपनाया, जिसकी वो पिक्चर्स हमारे यहाँ भी दिखाई जाती हैं सेम उसी तरह से। वैश्वीकरण वाली अर्थव्यवस्था और इसके साथ आने वाली डिजिटल क्रांति के साथ मनोरंजन उद्योग को डिजिटल अर्थव्यवस्था में लाने के लिए गंभीर प्रयास किए गए। अब जो मनोरंजन उद्योग था ना, इसको भी डिजिटल किया गया। आपको पता है ओटीटी और पता नहीं क्या क्या, आपको पता है फ़ोन में आपको सब कुछ मिलेगा, ये भी डिजिटल होने लगा, वो भी डिजिटल होने लगा, ठीक है ना, सब मतलब इनको डिजिटल डिजिटल करने के लिए प्रयास किए गए विभिन्न विभिन्न तरह के। एक नए क्षेत्र मीडिया और मनोरंजन या औपचारिक रूप से बॉलीवुड के माध्यम से हासिल किया। आपको पता है भारतीय पिक्चर को बॉलीवुड कहा जाता है, तो एक बॉलीवुड के माध्यम से हमने जो इसका अनौपचारिक रूप से बॉलीवुड के माध्यम से हमने एक तरह से जो डिजिटल मनोरंजन है ये हासिल कैसे किया, बॉलीवुड के माध्यम से। तो इसका पूरा का जो सारांश था वो पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर बहुत मतलब छोटा तो नहीं था, वैसे तो बहुत बड़ा था, पर इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा था, तो मुझे ये इसमें से इम्पोर्टेंट लगा, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सिनेमा, इसका नाम ही है सिनेमाई विचलन, स्टार्टिंग से अब तक का जो उसमें जो परिवर्तन आया ना, वो ही हमको इसमें दिखाना है। तो वो सारे परिवर्तन मैंने इसी में ही एक चीज़ में ही डाल दिए, ठीक है ना। तो सारांश क्या, भारतीय सिनेमा में परिवर्तन और उसकी निरंतरता का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि यह बदलते राष्ट्र के साथ विकसित हुआ है। और इसका जो निरंतरता का है, मतलब हम इसका जो चेंजेस है ना उनको पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र के विकास के साथ साथ उसका चेंज हुआ है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, एकदम से नहीं हुआ है। सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्रता के कई दशकों में फिल्मों ने देश के सामने उपस्थित विभिन्न प्रकार की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आपको पता है फिल्में भी बहुत ज़्यादा जो होती हैं वो इसी तरह की जो जो हमारे देश की चिंता है उन पर भी केंद्रित होती है, इनके इन चीज़ों को छोड़कर। आपको पता है देशभक्ति की और इन तरह की फिल्में भी होती हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, आपने बहुत सारी तो देखी भी होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।